नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अलावा अन्य जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए भी हेल्पफुल है। मतलब मध्य प्रदेश में व्यापम के एग्जाम हैं या जो भी अदर एग्जाम्स में जिसमें एमपी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आते हैं जनरल स्टडी के। क्योंकि इसमें हम प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं और ये जो वीडियो है ये एमसीक्यू में नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव वीडियो है पूरा। इसमें अलग अलग फील्ड्स की पर्सनालिटी को हमने लिया है, अलग अलग, जैसे कला है, संस्कृति है, विज्ञान तकनीक है, खेल है, ऐसे सभी क्षेत्रों को, पॉलिटिक्स है, इनको कवर करने की कोशिश करिए। ये 4 सेक्शन में टोटल ये वीडियो बनेंगे। हर एक सेक्शन में औसतन लगभग 20 पर्सनालिटी के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और इस तरह से अगर कहा जाए, लगभग अगर आपने 80 व्यक्तित्व अच्छे से तैयार कर लिए मध्य प्रदेश के, तो जो भी प्रश्न आएंगे इन्हीं से आएंगे। एक या दो क्वेश्चंस तो हर एक एग्जाम में जो है वो फिक्स है के आते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से लिए। तो इस वीडियो में हमने 16 पर्सनालिटी लिए, पहले मैं बता दूं। और उन 16 से जुड़ी हुई पर्सनालिटी हैं कम से कम 20 से 30। जैसे अगर कहा जाए कि अगर हम थिएटर की बात कर रहे हैं और हबीब तनवीर की बात कर रहे हैं, तो हबीब तनवीर के साथ अभी जैसे आलोक चटर्जी की भी हम बात करेंगे, ठीक है, और भी जो पर्सनैलिटी है उनकी भी हम इसमें जो है वो साथ में बात करेंगे। तो इस तरह से एक वीडियो है लेकिन लिंक है बहुत सारे उसके साथ। तो मुझे लगता है कि आपको काफी हेल्पफुल हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो हमारी पहली आज की जो पर्सनालिटी है वो है प्रभास जोशी, है ना। बहुत जानी मानी हस्ती थी प्रभास जोशी, और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके नाम से स्वर्गीय प्रभास जोशी पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश शासन देती है मलखम्ब के लिए। और यहीं जन्म हुआ, सीहोर में आष्टा में उनका जन्म हुआ। और पत्रकार के रूप में एक्चुअल उनको पहचान मिली। नई दिल्ली नई दुनिया जो अखबार है, आप सब जानते होंगे, बड़ा चर्चित समाचार पत्र रहा। उससे उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत करी। बाद में उनको एक अच्छा, अगर कहा जाए, नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म भी मिला। इंडियन एक्सप्रेस ने जनसत्ता नाम का एक न्यूज़पेपर जो है वो स्टार्ट किया 1983 में। आज तो जनसत्ता इतना प्रसिद्ध है कि राजनीति के क्षेत्र में एक जाना माना जो है वो, अगर कहा जाए, अखबार। तो उसके वो पहले जो है वो, अगर कहा जाए, एडिटर जो है वो अपॉइंट हुए। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि एक न्यूज़पेपर बन रहा है, मतलब शुरू हो रहा है, और उसका पहला अगर संपादक किसी को बना दिया जाए। फिर बाद में जनसत्ता में वो एक पूरा के पूरा उनका कॉलम भी आता था, कागज जो है वो, अगर कहा जाए, कार्य, ये मैंने लिखा भी है। धीरे धीरे उनको लगा कि खेलों के प्रति भी उनकी रुचि थी। लिखते थे राजनीतिक विचारों पर उनके, मतलब बहुत सारे लेख हमको जो है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन खेल में क्रिकेट के ऊपर भी बहुत सारे उन्होंने लेख लिखे। ये क्रिकेट की बात मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण ये है कि उन्होंने कभी मलखम्ब जैसे खेल के ऊपर नहीं लिखा, ठीक है। मतलब वो क्रिकेट में, अगर कहा जाए कि एक पत्रकार के रूप में उसके ऊपर लिखना, क्रिकेट को देखना, उसके ऊपर आर्टिकल्स को जो है वो दुनिया तक पहुंचाना, इसमें एक अच्छा नाम हो सकते हैं। और पर जो अवार्ड है सरकार देती है वो मलखम्ब में देती है। तो ये एक चीज थोड़ी सी जो है कंफ्यूजन क्रिएट करती है एग्जाम हॉल में, इसीलिए मैंने ये क्रिकेट के बारे में आपको बताई। फिर उनका जब निधन हुआ 2009 में, तो निधन के बाद मध्य प्रदेश सरकार को भी लगा कि वो एक बड़ी हस्ती थे, तो उन्होंने फिर कोशिश करी और अंततः फिर जो है स्वर्गीय प्रभात जोशी पुरस्कार जो है वो शुरू हुआ। तो स्वर्गीय प्रभात जोशी पुरस्कार मलखम्ब के लिए दिया जाता है, और मलखम्ब का गढ़ अगर कोई कहे कौन सा है, तो वो उज्जैन ही है, ये भी आप याद रखिएगा। क्योंकि जैसे 2021 में जो स्वर्गीय प्रभात जोशी पुरस्कार मिला है वो मुस्कान बकोदिया को मिला है, और मुस्कान बकोदिया जो है वो खुद ही जो है वो उज्जैन से हैं। इसके अलावा अगर आप एकलव्य पुरस्कार देखेंगे 2021 का मध्य प्रदेश सरकार का, शिवानी किलोरिया को जो मिला वो भी उज्जैन से हैं। विक्रम अवार्ड मिला राजीव सिंह पवार को, वो भी जो है उज्जैन से हैं। विश्वामित्र अवार्ड मिला मोहनलाल को, वो भी उज्जैन से हैं। यानी मलखम्ब तो उज्जैन की जो है वो, अगर कहा जाए, उसकी जन्मभूमि उज्जैन हो गया। तो ऐसे जो है वो आप याद रखिएगा कि प्रभात जोशी एक बहुत बड़ा जो है वो नाम थे और एक अच्छी जो है वो हस्ती थे, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में। दूसरे नंबर पे आते हैं कवि प्रदीप। हमारे मध्य प्रदेश में ही बड़नगर, जो अब उज्जैन जिले में आता है, वहां कवि प्रदीप का जन्म। बहुत सारे ऐसे गाने जो कहीं ना कहीं, अगर कहा जाए कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे तो हम सुनते ही हैं, वो उन्होंने लिखे। गीतकार थे, लिरिसिस्ट थे, गीत लिखा करते थे। और आपको आश्चर्य है कि एक प्रसिद्ध गाना, ठीक है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, ये हमने सबने सुना। सबसे बड़ी बात है कि ये जो गीत है, इसका लिखने वाला और इसको गाने वाली दोनों ही मध्य प्रदेश हैं, लता मंगेशकर इंदौर, और कवि प्रदीप जो है वो, अगर कहा जाए, बड़नगर उज्जैन।
तो बहुत सारे फेमस अगर कहा जाए गीत, जैसे इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के, ये मेरे वतन के लोगों, या हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को मेरे बच्चों रखना संभाल के, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ऐसे बहुत सारे गीत ये जो है वो, या दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, जागृति फिल्म थी 1954 की, बड़ा बड़े प्रसिद्ध गीत थे जागृति के, तो ऑलमोस्ट जितने गाने थे वो सभी सुपरहिट थे। तो उसमें एक बड़ा प्रसिद्ध गाना था महात्मा गांधी के ऊपर कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने जो है वो कर दिया कमाल, उसी में था ये हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के जो है वो, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, ये सब जो है वो अगर जो गीत उसी में थे, तो ये सब उन्होंने लिखे। और एक बड़ा नाम अगर कहा जाए लिरिसिस्ट के रूप में, उनका एक नाम जो है वो बहुत बड़ा हो गया, और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए न केवल उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार से 1961 में सम्मानित किया गया, बल्कि फिल्मों में जो वो गीत लिख रहे थे उसमें उनका जो गीत थे वो राष्ट्रवाद से भी जुड़े हुए थे। तो 1997 में सर्वोच्च अगर कहा जाए कि अगर कहा जाए फिल्मों के क्षेत्र में जो अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के से उनको सम्मानित किया गया, ये एक बड़ी बात है। मतलब दादा साहब फाल्के से तो बड़ा कोई जो है वो फिल्म अवार्ड जो है वो है ही नहीं। तो इस तरह से कवि प्रदीप के बारे में जो है वो हमको इतनी चीजें जो है वो पता होना चाहिए। और खासकर तीन बातें आप जो है वो उनके बारे में याद रखिएगा। पहला कि दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर थे, दूसरा मध्य प्रदेश के वडनगर से थे जो अब उज्जैन जिले के अंतर्गत आता है, ये इतना अपने को याद रखना है। तीसरी हस्ती के ऊपर आते हैं शंकर लक्ष्मण। जब मध्य प्रदेश में हॉकी की बात होती ना, दो तीन खिलाड़ियों का नाम जो है वो सबसे पहले आता है, जैसे कैप्टन रूप सिंह, ठीक है, अहमद शेर खान, असलम शेर खान। अहमद शेर खान 1936 के टोक्यो ओलंपिक में थे, उन्हीं के लड़के अभी असलम शेर खान जो एक जाने माने अगर कहा जाए कि फील्ड हॉकी के खिलाड़ी थे मध्य प्रदेश के, ठीक है, शंकर लक्ष्मण का। ये सब जो है वो हॉकी में मध्य प्रदेश के, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बड़े नाम, जो शुरू में कोई पूछेगा भाई मध्य प्रदेश से कौन बड़े नाम थे, तो हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन रूप सिंह एक बहुत बड़ा नाम थे, अहमद शेर खान एक बहुत बड़ा नाम थे, शंकर लक्ष्मण एक बहुत बड़ा नाम थे, ठीक है, और असलम शेर खान एक बड़ा नाम थे। हालांकि असलम शेर खान ने हमें कोई स्वर्ण पदक नहीं दिलाया, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओलंपिक वगैरह में, लेकिन नाम वो बड़ा थे। तो अभी शंकर लक्ष्मण के बारे में बात करें तो इंदौर में उनका जन्म हुआ, महू में, और डॉक्टर अंबेडकर नगर कहलाता है महू आज, और गोलकीपर की भूमिका में थे। ये ऐसे प्रश्न बहुत आते, ध्यान रखिएगा, प्रश्न का नेचर जरूर समझना जरूरी है। जैसे आपसे पूछ ले कि सब कैप्टन रूप सिंह के बारे में, तो दो बातें अपने को पता होना चाहिए। एक तो वो मेजर ध्यानचंद के भाई थे, ये अपनी जगह, कहाँ से थे उन्होंने कहा सब जबलपुर से, कहाँ निधन हुआ उन्होंने कहा सब ग्वालियर में हुआ था। तो वो मतलब अगर कहा जाए उनको पहचान कैसे मिली, है ना, तो किस किस जगह से पहचान मिली, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें ये आता है कि भाई फील्ड हॉकी में वो किस तरह से जो है वो हॉकी के अंदर कौन सी विधा के लिए जो जाने जाते थे। तो शंकर लक्ष्मण जो थे वो गोलकीपर थे, ठीक है, 3 ओलंपिक में उन्होंने भारत को का प्रतिनिधित्व किया। मेलबर्न ओलंपिक बड़ा फेमस जो है वो ओलंपिक था, 1960 का रोम ओलंपिक और 1965 का टोक्यो ओलंपिक, यानी 3 ओलंपिक में वो भारत की ओर से थे। और इसमें आपको आश्चर्य होगा कि ये 3 जो ओलंपिक थे, इनमें जो मेलबर्न का ओलंपिक था ऑस्ट्रेलिया में, जो मेलबर्न है वहां, और जो टोक्यो ओलंपिक था 1964 का, इसमें भारत को गोल्ड मिला था। और ये जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें गोल्ड इन्होंने ही हमको दिलाया था, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने भारत को जितवाया। फिर बड़ी एक प्रसंग भी है कि पाकिस्तान ने कहा था कि भाई शंकर लक्ष्मण हमें दे दो, तो यहाँ से कहा भी कि था कि ये संभव नहीं, मतलब एक स्टोरी मिलती है, बट वो हमारे लिए काम का नहीं है। एशियन गेम जो हुए थे 1966 के, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया। और फिर फाइनली जो है कि खेलों के क्षेत्र में इनका जो योगदान था, इसके आधार पर इनको 1964 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 3 प्रश्न हैं इसमें जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहला कि उन्हें किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, 1964, मोस्ट आईएमपी। दूसरा कि भाई उनका जन्म कहाँ हुआ, महू, वो तो आपको ऐसे ही याद रहेगा। तीसरा जो इस तरह का क्वेश्चन आ भी चुका है शंकर लक्ष्मण का, शायद एमपीपीएससी पहले पूछ भी चुकी है कि वो क्या थे, मतलब गोलकीपर ये वाला जो है वो आ सकता है कि वो जो है हॉकी टीम में किस उस मतलब क्या जैसे कह सकते हैं कि मतलब क्या थे, जैसे कह लो, तो गोलकीपर आपको याद रखना, बाकी तो कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। तो ये भी है। अगला लता मंगेशकर, मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आज 30 सितंबर है और 28 तारीख को उनका जन्म था लता जी का। और बड़ा दुखद वो है कि अभी
इसी वर्ष उनका जो है वो निधन हो गया। और मध्य प्रदेश सरकार ने, मैं आज ही देख रहा था कि ये सरकार ने कहा कि जहां उनका जन्म स्थल है उसको एक संग्रहालय बनाएंगे। और मध्य प्रदेश सरकार ने ये भी कहा कि हम उनके नाम से एक जो है वो कॉलेज भी शुरू करेंगे संगीत का यहाँ पर। तो इंदौर में ही जो है वो जन्म हुआ लता जी का। और फिल्म के क्षेत्र में मुझे ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि वो कितना बड़ा नाम थे। मैंने इसमें क्यों ये टॉपिक को रखा, क्योंकि प्रश्न क्या आते हैं। पहला तो ये प्रश्न आता है कि भाई उनको जो है वो भारत रत्न से सब कब सम्मानित किया गया। तो अपना वहां पर अपने को याद रखना चाहिए, क्योंकि देखो अगर अभी एक तो निधन हुआ तो करंट से भी जुड़ गया, और फिर वो इतना बड़ा नाम थी भारत में कि मतलब अपने आप में जो है वो एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो 4-5 चीजें आपको याद रखना है। पहला कि उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया 1989 में। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 1969 में पद्म भूषण, फिर 1999 में पद्म विभूषण, और फिर 2001 में जो है उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार को भी लगा कि कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम है तो उनके नाम से कोई अवार्ड जो है दिया जाना चाहिए। तो 1984 में हमने लता मंगेशकर अवार्ड जो है वो शुरू किया, उन्हीं के नाम से यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, मतलब संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। फ्रांस की सरकार ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर से उनको जो है वो सम्मानित किया गया। राज्यसभा में वो जो है वो अगर कहा जाए मनोनीत हुई। और 6 फरवरी अभी 2022 को उनका निधन हो गया। और आज ही मैंने पढ़ा कि मध्य प्रदेश सरकार एक संग्रहालय के रूप में उनके जन्मस्थल को जो है वो डेवलप करने के लिए जो है वो योजना बना रहा है। तो इस तरह से लिंक, मतलब ये जो वीडियो बनाया गया इसका उद्देश्य यही है कि आपको समझ पड़े कि क्या प्रश्न बनेंगे। तो ये ईयर आपको याद रखना है, यही आएंगे। अगला नाम तो इतना चर्चित है, 2-3 ही ऐसे व्यंग्यकार हैं मध्य प्रदेश के जो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग ही अमिट छाप उन्होंने छोड़ी, जिसमें से एक हरिशंकर परसाई है और दूसरे शरद जोशी। शरद जोशी ना केवल एक साहित्यकार थे, बल्कि वो फिल्मों के लिए जो है वो पटकथा भी लिखते थे, स्क्रिप्ट राइटर भी थे। वो यहाँ पर डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर के रूप में उनको ज्यादा जाना जाता है। अभी आप ज्यादा दूर मत जाइए, अभी कुछ समय पहले ही सोनी टीवी के ऊपर आप लापतागंज जो टीवी सीरियल देखते थे, तो कभी आप आज यूट्यूब पे जाके उसका जो है, जैसे ही वो टीवी सीरियल शुरू होता है उसमें लिखा रहता है शरद जोशी की कहानियों पर आधारित लापता से गंज। तो ये जो है ऐसा नाम थे शरद जोशी यहाँ पर। तो लापता गंज, ये जो है जिंदगी, विक्रम बेताल, ये जो टीवी सीरियल पहले आया करते थे, इनके लिए उन्होंने पटकथा लिखी। रचनाएं भी उनकी इतनी ज्यादा चर्चित थी, कभी आपको मौका मिले राग भोपाली जरूर पढ़िए, ठीक है, बड़ी चर्चित है। जीप पर सवार लिया, हम भ्रष्टन के, ठीक है, भ्रष्ट हमारे, अंधों का हाथी एक था, ठीक है, गधा उर्फ जो है वो अलादात खां। तो ये रचनाएं, इन अंधों का हाथी एक था, गधा उर्फ अलादात खां जो है वो अगर कहा जाए, इस पे तो प्ले भी होते हैं, इस पर तो नाटक भी खेला जाता है, एक था गधा उर्फ जो है वो अलादात खां के ऊपर। तो मतलब एक जैसे व्यंग्यकार के रूप में, लेकिन व्यंग वो समाज को दिखाना चाहते थे, एक्चुअल समाज की जो आम जिंदगी से जुड़ी हुई जो समस्याएं थी उसी के ऊपर वो व्यंग लिखते थे। फिल्में भी उन्होंने, बहुत सारी फिल्मों के लिए भी जो है वो डायलॉग लिखे, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चित अगर कहा जाए कि जो फिल्म मानी जाती है वो उत्सव है। उसका जो है वो अगर कहा है, कारण दो है। एक तो उत्सव जो मूवी है उसका जो प्लॉट है वो उज्जैन है, और शरद जोशी जो है वो उज्जैन के थे। इसको अपन लिंक कर सकते हैं। एक्चुअल आपको जिनको ना मालूम हो वो मैं बताऊं, एक बड़े प्रसिद्ध जो है वो गुप्त काल के, मतलब अगर कहा जाए साहित्यकार थे, नाटककार कह लो, शूद्रक। शूद्रक ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम में उज्जैन का ही प्ले है, पूरा प्लॉट ही इसका उज्जैन का है। इसमें एक चारुदत्त नाम का ब्राह्मण रहता है और एक वसंत सेना नाम की गणिका रहती है। तो उस चारुदत्त नाम के ब्राह्मण और बसंत सेना नाम की गणिका के बीच जो प्रेम प्रसंग है, और उस समय की 5th सेंचुरी की गुप्त काल की जो स्थितियां हैं, उस पर जो है ये प्ले था मृच्छकटिकम। उसी प्ले से को लेकर इन्होंने डायलॉग्स लिखे उत्सव मूवी के लिए, और उत्सव मूवी आई, बड़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। जो है गाना सुना होगा, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, ये उत्सव का ही है। दिल है कि मानता नहीं, छोटी 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 सी बात, सिर्फ बहुत सारे अगर कहा जाए फिल्मों के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट्स भी लिखे, डायलॉग भी लिखे। ये एक अच्छा नाम थे। और फिर मध्य प्रदेश शासन भी उनके नाम से जो है वो अगर कहा जाए, शरद जोशी जो है वो सम्मान जो है वो देती है। तो सीधी सी बात है, अगर शरद जोशी सम्मान दे रही तो फिर तो बड़ा ही नाम है। और व्यंग में अगर कोई पूछे कि भाई मध्य प्रदेश में अगर कोई 2 व्यंग्यकार मुझे चुनना हो, तो एक अगर मैं शरद जोशी को चुनूंगा तो दूसरा जो है वो मैं हरिशंकर परसाई को चुनूंगा।
क्योंकि हरिशंकर परसाई, ये नर्मदापुरम जो है, जो होशंगाबाद है, उसी में हरिशंकर परसाई का जो है वो जन्म हुआ। और हरिशंकर परसाई की जितनी रचनाएं हैं उनमें जो समाज को व्यंग्यात्मक रूप से दिखाया गया, जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर ले लो आप हरिशंकर परसाई का, या पवित्रता का दौर ले लो यहाँ पर अगर कहा जाए, या घायल बसंत ले लो आप, ठीक है, वो भी हरिशंकर परसाई की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। पुलिस मंत्री का पुतला ले लो आप, वो भी हरिशंकर परसाई की बहुत प्रसिद्ध रचना है। तो जैसे हरिशंकर परसाई अपनी रचनाओं से, जैसे विकलांग श्रद्धा का दौर, ठीक है, घायल बसंत, बारात की वापसी से जो है वो समाज पर जो है समाज की स्थितियों पर व्यंग के द्वारा उस चीज को समझाना चाह रहे थे। सेम जीप पर सवार इलिया, राग भोपाली, परिक्रमा, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, इन रचनाओं से ये समझा रहे थे। अगला आता है उस्ताद आमिर खान, एक बहुत बड़ा नाम, क्योंकि जब हम हिंदुस्तानी क्लासिकल की बात करते हैं, देखो क्लासिकल म्यूजिक दो तरह का होता है, पहले तो और थोड़ा समझिए। हम जो गाने सुनते हैं ना, दो तरह के सुनते हैं। एक जो राग अगर कहा जाए कि ऊपर पूरी तरीके से आश्रित है, उसको क्लासिकल कहते हैं, शास्त्रीय। और जिसमें रागों का इतना ज्यादा कॉम्बिनेशन नहीं, उसको सुगम कहते हैं। जो फिल्मों के गाने वो सब सुगम संगीत है। तो हिंदुस्तान में दो तरह के क्लासिकल म्यूजिक है। एक जो है वो है कर्नाटकी क्लासिकल म्यूजिक, उसका बहुत बड़ा नाम थी एम एस सुब्बलक्ष्मी, बड़ा नाम एम एस सुब्बलक्ष्मी, वो पहली ऐसी गायिका थी जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दूसरा है हिंदुस्तानी क्लासिकल। हिंदुस्तानी क्लासिकल में भी बहुत बड़े बड़े नाम रहे, जैसे पंडित भीमसेन जोशी, अभी पंडित जसराज का निधन हुआ, ठीक है। उसी हिंदुस्तानी क्लासिकल में हमारे मध्य प्रदेश में आमिर खान एक बड़ा नाम थे, क्योंकि उनके जो पिता थे भिंडी बाजार घराने के, देखो संगीत में बहुत सारे घराने हैं, है ना, आगरा घराना, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना, ग्वालियर घराना, ठीक है, ऐसे बहुत सारे घराने हैं, यानी जहाँ की एक स्टाइल है। तो भिंडी बाजार घराने के एक सारंगी वादक थे शाह मीर खान, उनके इनका जन्म हुआ। बचपन इनका इंदौर में व्यतीत हुआ, तो निश्चित रूप से इन्होंने जो है वो इंदौर को ही म्यूजिक में एक पहचान दिलाई, और इंदौर में एक घराना स्थापित किया म्यूजिक का, जिसका नाम था इंदौर घराना। तो ध्रुपद ख्याल जैसी जो गायकी की शैलियां थी, उसका कॉम्बिनेशन माना जाता है इंदौर घराने को। ध्यान रखिएगा, कोई पूछेगा कि जो है मध्य प्रदेश में संगीत के कितने घराने, तो टेक्निकली दो घराने संगीत के फेमस हैं। एक है ग्वालियर घराना, ठीक है, दूसरा है इंदौर घराना। तीसरा घराने नाम से फेमस नहीं है। जब आप सतना के मेहर जाएंगे, ठीक है, तो मेहर में अलाउद्दीन खान ने एक बैंड स्थापित किया था, मेहर बैंड। उसमें तो एक से एक, आपने कभी जो है पंडित रविशंकर का नाम सुना हो, तो भारत रत्न है पंडित रविशंकर, वो उस्ताद अलाउद्दीन खान के ही शिष्य थे। तो वो मेहर बैंड है, वो घराना नहीं है। मेहर को कभी घराना नहीं बोला जाता, उसको बैंड ही कहा जाता है। तो उस्ताद आमिर खान, फिर बहुत सारी फिल्मों में भी उन्होंने म्यूजिक के साथ गीत भी गाए, यहाँ पर अगर कहा जाए, उनका म्यूजिक भी मिलता है, प्लस उनके जो है अगर कहा जाए वॉइस भी मिलती है उसमें, जैसे बेजू बावरा, जनक जनक पायल बाजे, गूंज उठी सहनाई, यानी फिल्मों से भी जुड़ाव था। लेकिन बहुत ही ज्यादा अगर कहा जाए कि जैसे कहते हैं ना कि प्रोफेशनली फिल्मों से जुड़ गए, वैसा नहीं। जो गीत उनको लगते थे कि क्लासिकल से जुड़े हैं, वहां तक वो फिल्मों से जुड़े थे। तो उस्ताद आमिर खान और संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1967 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1971 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तीन चीजें हमारे काम की इसमें। पहला कि उस्ताद आमिर खान का संबंध किससे है, तो पहला है कि क्लासिकल म्यूजिक से है। किस घराने से संबंधित है, तो इंदौर घराने से संबंधित है, ठीक है। तीसरा अगर कहा जाए कि उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो पद्म भूषण और संगीत नाटक अकादमी दोनों है, पर पद्म भूषण शायद कभी पूछा जा सकता है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड तो मुझे नहीं लगता कि जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो। दूसरा ये भी याद रखिएगा कि इंदौर के पास ही जो है एक और बड़ा जो है वो नाम थे, वो थे कुमार गंधर्व। ये ध्यान रखिएगा, देवास से। तो ये याद रखिएगा, कुमार गंधर्व का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन उनकी कर्म भूमि जो है, जैसे उस्ताद आमिर खान की कर्म भूमि जो है, अगर कोई पूछेगा क्या है, तो हम जैसे कह रहे हैं ना कि मध्य प्रदेश का इंदौर है, वैसे ही कुमार गंधर्व थे तो कर्नाटक के, लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश आ गए, तो ये जो देवास है, यानी इंदौर से लगा ही हुआ है, इसलिए मैंने आपको वो भी बता दूं, देवास से उनको जो है वो पहचान मिली। और जैसे क्लासिकल म्यूजिक में उस्ताद आमिर खान का नाम है, वैसे ही कुमार गंधर्व का नाम भी जो है वो बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में। ये आप याद रखिएगा, कोई पूछे तो। ये दो हस्ती
आसपास के ही हैं दोनों, जो है वो एक दूसरे से जो है वो लिंक करे हुए हैं या जुड़े हुए हैं। तो ये प्रश्न जो है वो लिंक होकर जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले के ऊपर देखते हैं, अगला पर्सनालिटी के ऊपर। अगला नाम जो है वो है सैयद हैदर रजा। जब भी मध्य प्रदेश में मॉडर्न आर्ट की बात होती है या मॉडर्न पेंटिंग की बात होती है, तो उसमें जो 4-5 नाम आते हैं, जैसे मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर रजा, नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये बड़े नाम। इनमें अगर हम सबसे बड़े, जैसे अगर कोई पूछेगा कि मध्य प्रदेश में अगर चित्रकला की जब बात आती है तो भाई मॉडर्न चित्रकला को किसने पहचान दिलाई, तो एक जो है वो नाम है मध्य प्रदेश के अंदर मकबूल फिदा हुसैन। ठीक है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मकबूल फिदा हुसैन। दूसरा नाम है हैदर रजा, जो भी लिखा ही हुआ है यहाँ पर अगर कहा जाए। तीसरा जो नाम है वो है जगन्नाथ स्वामीनाथन, ये भी बड़े चर्चित जो है वो नाम रहा। यहाँ पर जगन्नाथ निकल गया मेरे मुंह से, जगदीश स्वामीनाथन, जगदीश स्वामी नाथन। फिर और अगर कहा जाए जैसे अब बुनियादी नामों में, तो जैसे मंजूषा गांगुली का नाम आपको याद रखना है, या अगर कहा जाए रमेश पटेरिया जो है वो उनका नाम आपको याद रखना है। देवयानी कृष्ण एक जो है नाम, ये भी आपको याद रखना है। देवयानी कृष्ण भी मध्य प्रदेश की ही एक जो है वो चित्रकार थी। देवयानी कृष्ण है। विष्णु चिचलकर का तो नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है, ये आपको याद रखिएगा कि देवास से अगर किसी चित्रकार को पहचान दिलाई उसने पूरे भारत में मध्य प्रदेश को, तो उसमें विष्णु चिचलकर का नाम सबसे पहले आता है, इंदौर देवास के आसपास के क्षेत्र से। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान कैसे गई चित्रकला में? राष्ट्रीय स्तर पर तो हमको दिख रहा है कि यार विष्णु चिचलकर जो थे उन्होंने जो है वो पहचान दिलाई, अफजल जो थे उन्होंने पहचान दिलाई, अफजल विष्णु चिचलकर दोनों जो है वो देवास से थे, ये हम कह सकते हैं। या देवयानी कृष्ण जो है वो उनके बारे में कह सकते हैं, इंदौर से थी वो भी, उन्होंने पहचान दिलाई। पर भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो वो थे सैयद हैदर रजा। हैदर रजा ने, जैसे मंडला में उनका जन्म हुआ, लिखा हुआ है, और कई प्रसिद्ध चित्र बनाए, जिसमें एक चित्र आपको याद रखना है, बिंदु। ठीक है, यहाँ पर। और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1992-93 में कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा, प्रश्न कैसे बनते हैं। एक तो सिंपल पूछा जाता है कि वो कहाँ से थे, तो जैसे मंडला से थे, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा, किस सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण से भी सम्मानित हुए वो। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है कालिदास, तो कालिदास। और दूसरा, ऐसे जब भी प्रश्न तैयार करो तो आप क्या करो, एक लिस्ट जरूर तैयार कर लो। जैसे अभी मैंने बताया ना, विष्णु चिचलकर एक नाम लिख दिया चित्रकला में, देवयानी कृष्णा एक नाम लिख दिया चित्रकला के अंदर, एस के जमींदार एक नाम लिख दिया कि चित्रकला के अंदर, मकबूल फिदा हुसैन का नाम लिख दिया चित्रकला के अंदर। एक और नाम ले लो आप, रॉबिन डेविड का नाम, वो भी बड़े प्रसिद्ध जो है वो अगर कहा जाए चित्रकार थे मध्य प्रदेश के। जी के पंडित, ठीक है, जी के पंडित का भी एक बहुत बड़ा नाम है। और सचिदान जो क्या नाम थे, नागदेव, तो ये भी, ये सब चित्रकार है। तो इनको जो है वो एक अलग से ऐसे लिस्ट बना के रख ली, क्योंकि क्या बेसिक प्रश्नों में जो है वो यही पूछते हैं कि इनका संबंध किस फील्ड से, बाकी तो नहीं पूछते ज्यादा। अगला है सी के नायडू। तो सी के नायडू की पहचान मध्य प्रदेश, एक्चुअल देखो सी के नायडू का जन्म मध्य प्रदेश में, उनका जन्म तो जो है वो नागपुर में, लेकिन उनको जो टेक्निकली पहचान मिली वो मध्य प्रदेश से मिली, क्योंकि वो कुछ समय के बाद इंदौर आ गए। फिर यहाँ के होलकर राजाओं की ओर से जो टीम थी उसमें वो जो है वो क्रिकेट जो है वो खेलने लगे। इसी दौरान उन्हें मौका मिला भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का पहला कप्तान बनने का। तो वो मध्य प्रदेश के नहीं, ओवरऑल इंडिया के लिए भी एक बड़ा नाम है कि भारत में टेस्ट क्रिकेट टीम का पहला कैप्टन जो है वो कौन था, तो सी के नायडू थे यहाँ पर। दूसरा कि चूंकि टेस्ट क्रिकेट के पहले जो है वो अगर कहा जाए कैप्टन थे, इसके साथ चूंकि क्रिकेट में भारत को पहचान दिलाने वाले शुरुआती खिलाड़ियों में उनका नाम था, इसीलिए पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले वो भारत के पहले क्रिकेटर थे और पहले खिलाड़ी थे। ये भी याद रखिएगा कि वो पहले ऐसे क्रिकेटर और खिलाड़ी थे जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और उन्हीं के सम्मान में जो है अगर कहा जाए कि आपके सी के नायडू कप का जो है वो आयोजन होता है। और आपको आश्चर्य होगा कि आज भी इंदौर से या मध्य प्रदेश से अगर कहा जाए कि जितनी क्रिकेटर्स हैं या जो अगर कहा जाए जाने माने जो है नाम है, वो उनको फॉलो करते हैं आज भी। जैसे आपने चलो ज्यादा ना सुना हो इंदौर के या मध्य प्रदेश के बहुत सारे पर्सनालिटी के नाम ना मालूम हो, राहुल द्रविड़ का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो कोई पूछेगा कि भाई राहुल द्रविड़ कहाँ से, तो राहुल द्रविड़ भी इंदौर से ही है। तो राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी कहीं ना कहीं इंदौर से हैं। तो इंदौर में एक जगह जो है वो कहाँ से मिली,
इन्हीं से जो है वो मिली ना। तो आज मध्य प्रदेश के बड़े क्रिकेट खिलाड़ी जो इंदौर उसके आसपास, जैसे अगर कहा जाए नमन ओझा, तो नमन ओझा उज्जैन से हैं, तो है तो इंदौर के आसपास ही, यहाँ पर कोई दूर तो है नहीं। या देवेंद्र बुंदेला की बात करें तो देवेंद्र बुंदेला तो अब क्रिकेट से जो है वो रिटायर हो गए, मतलब, लेकिन बड़ा नाम है। कोई पूछे देवेंद्र बुंदेला, नमन ओझा, ईश्वर पांडे, है ना, क्या नाम उसका, जयप्रकाश यादव, ये सब जो है वो अगर कहा जाए क्रिकेट में बड़े जो है वो नाम थे मध्य प्रदेश से। नरेंद्र हिरानी, तो नरेंद्र हिरानी को तो मैंने इसमें अभी जो है वो जगह दी है अलग से, तो वो मैं वहां पर पढ़ाऊंगा अभी। इसमें एक नाम आप याद रख लीजिएगा जो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको आ जाएगा, यहाँ नहीं रखना था सी के नायडू से, पर मुझे याद आ गया तो मैं बता दूं। नुजहत परवीन का नाम, सिंगरौली की एक क्रिकेट खिलाड़ी है, विकेट कीपर है, और अभी एक बहुत बड़ा नाम के रूप में जो है वो उभर रही है। बहुत ही कम उनकी उम्र है अभी, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं उनकी उम्र, लेकिन बहुत ही कम उम्र है। और अभी जो है वो भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसको भी जो है वो, उसमें भी उनका एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो वो आप याद रख लेना, अपने स्तर पे पढ़ भी लेना। नुजहत परवीन, मैं बोल रहा हूँ, नुजहत परवीन का संबंध किस खेल से, उनका क्रिकेट, कहाँ से है तो सिंगरौली से, क्या है तो विकेट कीपर के रोल में रहती हैं। और अभी जो लेटेस्ट जो भी टूर्नामेंट्स के होंगे वो आप रिकॉर्ड्स अपने स्तर पर देख लेना। तो ऐसे एक लिस्ट अगर हम तैयार कर लें तो हमारे कई सारे क्वेश्चन जो है वो अगर कहा जाए कनेक्ट हो जाते हैं। अगला है निदा फाजली, एक ऐसे शायर, ऐसे गीतकार जिनके गीत आपने फिल्मों में भी सुने होंगे, गुनगुनाए होंगे। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए, ठीक है, ये सरफरोश मूवी में गाना है। प्रधानमंत्री जी ने अभी संसद में बड़ी अच्छी एक कविता सुनाई थी निदा फाजली जी की, सफर में धूप जो है तो होगी, जो तुम चल सको तो चलो, सुना होगा आप लोगों ने यहाँ पर। तो बहुत सारी फिल्में यहाँ पर अगर कहा जाए, जैसे रजिया सुल्तान, बड़ी प्रसिद्ध फिल्म थी, रजिया और याकूत के ऊपर बनी हुई, बड़ी, मतलब अगर कहा जाए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की। विजय, सरफरोश, ऐसी कई फिल्मों के लिए गीत दिए। उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ निदा फाजली का, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन निदा फाजली की कर्म भूमि, मैंने कहा ना, देखो कई ऐसी मध्य प्रदेश के अंदर हस्ती हैं जिनकी जन्मभूमि मध्य प्रदेश नहीं है, लेकिन उनकी कर्म भूमि जो है वो मध्य प्रदेश है। तो वो एक कवि के रूप में पहचाने गए, एक फिल्म में अगर कहा जाए गीतकार के रूप में पहचाने गए। कवि के रूप में उनकी दो रचनाएं जो सबसे ज्यादा याद रखना, टोटल तो तीन ही याद रखो, कि लफ्जों के फूल याद रखें, सफर में धूप तो होगी याद रखें, खोया हुआ सा कुछ, ये तीन याद रखें। खोया हुआ सा कुछ जो है वो अगर कहा जाए क्यों याद रखना है, क्योंकि इसी रचना के लिए उन्हें 1998 में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, निदा फाजली को उनकी किस रचना के लिए जो है वो साहित्य अकेडमी जो है वो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो खोया हुआ सा कुछ के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो है 1998 में। ये बाकी अगर बात करें कि भैया जो सबसे जो है वो चर्चित अगर कोई कहा जाए कि उनकी काव्य रचना कौन सी है, तो आप ये याद रखेंगे, सफर में धूप तो होगी। और ये क्यों चर्चित है मैं वो भी बता दूं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने अभी जो है वो इसको संसद में बोला था, कभी आप यूट्यूब पे जाइए और उसमें पढ़िए, प्रधानमंत्री जी ऐसे टाइप कर दिए, सफर में धूप तो होगी, प्रधानमंत्री जी, है भी बहुत अच्छी, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में। ये आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हुई है यार, आप तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन निकलेगा कौन, जीतेगा कौन रेस में, सेलेक्ट कौन होगा, वो जो इस कविता की तीसरी लाइन पे पहुंचेगा, यानी सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद बदल सको तो चलो। ठीक है, यानी ये साफ है कि जो जितना एफर्ट्स लगाएगा, जितना मेहनत करेगा, उसके सेलेक्ट होने की संभावना जो है वो उतनी जो है वो बनी रहेगी, ये याद रखिएगा, है ना। तो बाकी तो आप जो है वो अगर कहा जाए पढ़ लीजिएगा जब भी मन करे आपका, तो आप देख लीजिएगा। इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, हालांकि वो लागू नहीं होती पर व्यवहारिक जीवन में तो वही लागू होती, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा कर अगर तुम संभल सको तो चलो। यहाँ पर बस इतनी सी रचना है। तो बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, निदा फाजली 2013 में पद्मश्री से सम्मानित, साहित्य अकेडमी से सम्मानित, कई फिल्म, कई रचनाएं जानी। अगला नाम है हबीब तनवीर। थिएटर जो होता है ना, रंग कर्म, आपने प्ले देखे होंगे, नाटक जिसको कहा जाता है, थिएटर में मैं समझता हूं जैसे गढ़ के रूप में मध्य प्रदेश थिएटर के रूप में पहचाना जाता है।
और इतने सारे थिएटर आर्टिस्ट मध्य प्रदेश को मिले कि आप सोच नहीं सकते। जैसे हबीब तनवीर का नाम है, प्रभात भट्टाचार्य का नाम है, अभी आलोक चटर्जी का नाम है, अलकनंदन का नाम है। ये थिएटर में बहुत बड़े नाम थे मध्य प्रदेश के। यानी रंग कर्म में, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, रंग कर्म की जब हम बात करते हैं तो हबीब तनवीर के अलावा अगर आपको लिखना है तो बाबा कारंत एक नाम जो है वो आपको याद रखना है। आलोक चटर्जी अभी नाम है, ठीक है, कोई पूछेगा कि अभी, ये तो सब पहले के नाम है, अभी का नाम जो है वो आलोक चटर्जी एक बड़ा जो है वो नाम है, एक अच्छे रंगकर्मी है और आसानी से इतने सहज और सरल हैं कि भोपाल में मैंने उनके कई नाटक देखे, मतलब वो आसानी से किसी से भी मिल जाते हैं। विभा मिश्र, ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, विभा मिश्र भी जो है वो एक बड़ा नाम है मध्य प्रदेश के अंदर थिएटर में यहाँ पर। तो जैसे विभा मिश्र है, प्रभात भट्टाचार्य है, बंसी कौल, वो तो बहुत ही, अभी बंसी कौल का निधन हो गया, आएगा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, बंसी कौल का निधन हुआ है। तो कश्मीर में बंसी कौल का जन्म हुआ, लेकिन वो भोपाल से पहचाने गए। तो ये अभी 2022 के लिए करंट अफेयर्स के लिए बंसी कौल तो रटा ही लेना सब लोग, आएगा ही आएगा किसी न किसी एग्जाम में। तो बाबा कारंत, आलोक चटर्जी, विभा कौल, बंसी को अगर कहा जाए कौल, विभा कौल निकल गया, मिश्र, ये सब नाम, सत्यदेव दुबे, ये सब अगर कोई पूछेगा कि किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो ये रंग कर्स में जुड़े। और इसमें जो सबसे बड़ा नाम थे वो थे आपके हबीब तनवीर। उन्होंने आगरा बाजार, चरणदास चोर, बड़े प्रसिद्ध नाटक है उनके, ठीक है, भारत में 3-4 नाटक ही तो खेले गए। एक विजय तेंदुलकर का नाटक है, याद रखो आप, घासीराम कोतवाल, वो बहुत खेला गया, मतलब खेला मतलब प्ले, उसका मंचन बहुत हुआ, वो अलग, इससे मत जोड़ना है ना। विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल। इधर अगर आप जाओगे तो इनका आगरा बाजार और चरणदास चोर, ये तो आता ही, अभी केबीसी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप अगर केबीसी पे देखेंगे कहीं लिंक करके तो मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या करा, भोपाल में, उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ, उनका जन्म रायपुर में हुआ, छत्तीसगढ़ में, लेकिन तब तो भोपाल मध्य प्रदेश में ही था। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुकी है, आपको आश्चर्य होगा, ठीक है। तो हबीब तनवीर अभी आया, 2-3-4 साल पुराने एमपीपीएससी का पेपर देखोगे उसमें पूछा जा सकता है। तो रंग कर्म को बढ़ाने के लिए उन्होंने भोपाल में नए थिएटर की स्थापना की। फिर यहाँ 1982 में भोपाल में भारत भवन की स्थापना हुई। तो भारत भवन में 6 गैलरीज है, अलग अलग, विधि का बोलते हैं उनको। तो वो भारत भवन के अगर कहा जाए ट्रस्ट से भी जो है वो जुड़ गए और लंबे समय तक अगर कहा जाए भारत भवन से जुड़े रहे। फिल्मों में भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में जो है वो उसमें उन्होंने रोल किया, हालांकि बहुत बड़े रोल उनके फिल्मों में नहीं है, लेकिन एक फिल्म में उनका रोल है, छोटा सा है। रिचर्ड एटनबर्न की फिल्म थी गांधी, ठीक है, जो कितने सारे जो है वो ऑस्कर अवार्ड मिले। भानु अथैया वो पहली महिला हो गई भारत की जिनको कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर मिला था, उसमें भी उनका रोल है, पर बहुत छोटा सा रोल है। कभी आप देखोगे तो उसमें मिल जाएगा, एक सीन आता है उसमें, जलियांवाला बाग के बाद जब हंटर कमीशन अपॉइंट होता है तो उसकी जो हंटर कमीशन दिखाया गया उसमें हबीब तनवीर का एक छोटा सा रोल दिखाया गया है। फिर संगीत नाटक एकेडमी पद्मश्री, पद्म भूषण से भी उनको सम्मानित किया गया। 2009 में भोपाल में उनका निधन हो गया। तो जितने नाम मैंने बोले, सत्येंद्र दुबे, सरस शर्मा, ठीक है, कमल वशिष्ठ, आलोक चटर्जी, विभा मिश्र, बाबा डीके का पूरा नाम जरूर याद रखना है ना, बाब कोड़ी वेंकट रमन डीके। वो एक बार किसी एग्जाम में मैंने देखा था, पूछ भी लिया था कि बाबा डीके जो है, यानी बाब कोड़ी वेंकट रमन जो है वो किस, सॉरी बाबा डीके निकल गया, बाबा कारंत, बाब कोड़ी वेंकट रमन कारंत किस, मतलब बाबा कारंत का पूरा नाम क्या है। तो बाबा कारंत, ठीक है, बीबी डीके यहाँ पर, विवाह मिश्र, ये सब नाम अगर आप याद कर लोगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए जो है वो हेल्पफुल हो जाएंगे। अमृतलाल बाबा, एक ऐसा चित्रकार, एक ऐसा साहित्यकार जिसने नर्मदा को व्यवहारिक रूप से जिया, खुद नर्मदा और उसकी सहायक नदियों की उन्होंने जबरदस्त यात्राएं करी, और उसके बाद उनके ऊपर जो चित्र बनाए, अद्भुत चित्र बनाए उन्होंने नर्मदा नदी के सौंदर्य के ऊपर। रचनाएं भी बहुत सुंदर सुंदर लिखी, 4 उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, सौंदर्य की नदी नर्मदा, और अमृत से नदी नर्मदा। चित्रकार साहित्यकार दोनों के रूप में। जन्म चूंकि गुजरात में हुआ तो थे वो गुजराती, कर्म भूमि उनकी जबलपुर मध्य प्रदेश, और अमृतलाल बेगड़ को गुजराती में ज्यादा लिखते थे, इसीलिए ये जो सौंदर्य की नदी नर्मदा है ये गुजराती भाषा। तो साहित्यकार एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित हुए। आपको मालूम होगा जो साहित्य अकादमी अवार्ड है वो अलग अलग जो है वो भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, जैसे हिंदी, मतलब जो 22 भाषाएं हमारी, उन भाषाओं में जो है वो ये साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो हिंदी के लिए जो है वो उनको ये अवार्ड नहीं मिला, ये उनको गुजराती के लिए मिला।
और अभी करंट से जुड़ा हुआ है क्योंकि 2018 में उनका क्या हुआ, निधन हुआ। तो दोनों नामों से पहचाने जाएंगे, चित्रकार के नाम से भी पहचाने जाएंगे और साहित्यकार के नाम से भी पहचाने जाएंगे। चारों रचनाएं याद रखना। आज जो नर्मदा परिक्रमा यात्राएं चलती हैं, मैं समझता हूं कि पहले वही व्यक्ति होंगे जिन्होंने व्यवहारिक रूप से नर्मदा परिक्रमा करी होगी, नर्मदा और उसकी सहायक नदियों को देखा होगा, उनकी समस्याओं को समझा होगा। नर्मदा को स्वच्छ करने के लिए, उसे प्रदूषण मुक्त करने के लिए उन्होंने एक मतलब एक जैसे कहते हैं ना सार्थक प्रयास भी जो है वो किया, और सरकार भी इस चीज को जो है वो स्वीकार करती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अगला नाम है नरेंद्र हिरवानी। एक छोटा सा क्रिकेट कैरियर, लेकिन एक ऐसा रिकॉर्ड जिसको कोई कभी ध्वस्त नहीं कर पाया, ना कभी तोड़ पाया। गोरखपुर में जन्म हुआ, फिर इंदौर आ गए, और इंदौर में आने के बाद इंदौर को ही जो है वो अपनी कर्म भूमि के रूप में बनाया। ऐसे भी इंदौर क्रिकेट की कर्म भूमि रहा। मैंने अभी कहा कि सीके नायडू का संबंध जो है वो इंदौर से ही था। तो साहब इंदौर आ गए और वेस्ट इंडीज के खिलाफ या चेन्नई में चिदम्बरम स्टेडियम में उन्होंने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट खेला, पहला। और आश्चर्य है कि पहले ही टेस्ट में, अब पहले टेस्ट में तो सबने सोचा यार ये बच्चा है, ये बच्चा क्या करेगा, मतलब इस ये जो है वो इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रही थी वेस्ट इंडीज की टीम। लेकिन उन्होंने 2 पारियां खेली उसमें, और दोनों पारियों में 8-8 जो है वो अगर कहा जाए विकेट लिए। सोच के आश्चर्य है ना, यानी पहली पारी में भी 8 विकेट, एक तरफा विकेट उनको मिले। दूसरी पारी में भी जो है अगर कहा जाए कि उनको जो है वो 8 विकेट जो है उन्होंने झटक लिए। तो 16 विकेट और 136 रन दिए, भारत ने जो है वो वेस्ट इंडीज को हरा दिया। एक रिकॉर्ड बन गया उनके नाम से, और रिकॉर्ड ऐसा कि आज भी वो 1988 का वेस्ट इंडीज के खिलाफ का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि यह एक रिकॉर्ड और है, इसलिए मैंने नोट डाल दिया इसमें कि 1972 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे बॉब मेसी। उन्होंने भी डेब्यू जो उनका टेस्ट मैच था, यानी पहला मैच था, उसमें 16 विकेट लिए थे, लेकिन उन्होंने 137 रन दिए, इन्होंने 136 रन दिए, इसलिए 1 रन इनका जो है वो कम था। तो इससे समझ लो आप कि जीवन में एक जो नंबर होता है वो एग्जाम में कितना रोल प्ले करता है। यानी ये रिकॉर्ड आज ये नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है। फिर उसके बाद वो मध्य प्रदेश की ओर से रणजी वगैरह खेलने लगे। रणजी में तो आपको मालूम है कि अभी रणजी के तो हम राजा हो गए इतने लंबे समय के बाद। मतलब रणजी जीतना, हमने रणजी जीत ली, तो मध्य प्रदेश की क्रिकेट टीम अब धीरे धीरे जो है वो छा रही है। बहुत लंबा क्रिकेट करियर नहीं रहा, 88 में शुरू हुआ और ऑलमोस्ट 96 में उन्होंने टेस्ट मैच आखिरी खेला दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और जो वनडे था वो तो 1992 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला। तो ये तो नहीं पूछेगा कि 96 या 92, लेकिन ये प्रश्न एमपीपीएससी में भी आ चुका है कि 1988 में किस टीम के खिलाफ उन्होंने 16 विकेट लिए थे, वो मैच कहाँ हुआ था। ये प्रश्न जो है वो नरेंद्र राणी के बारे में जो है वो पूछे जा सकते हैं। हालांकि अभी उनका लड़का भी जो है वो उन्हीं की तरह कमाल कर रहा है ओवरऑल। अगला जो नाम है वो है पंडित कृष्ण राव शंकर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ऊपर भी बताया था कि उस्ताद आमिर खान ने इंदौर घराने को खड़ा किया, वैसे ही ग्वालियर घराने में एक बहुत बड़ा नाम अगर कहा जाए तो वो है पंडित कृष्णराव शंकर। ग्वालियर में ही उनका जन्म हुआ 26 जुलाई 1893 को। इस सन याद नहीं करना है आपको। और बड़े प्रसिद्ध संगीतकार थे ग्वालियर घराने के, और संगीत के प्रति उनका जो सम्मान मतलब समर्पण था, उसके लिए उनको साहित्य नाटक अकेडमी से भी सम्मानित किया गया और पद्म भूषण भी मिला। हर साल ग्वालियर में, अभी कोविड के कारण तो नहीं हो रहा था, तानसेन कला वीथिका जो है, वीथिका को गैलरी बोलते हैं इंग्लिश में, ध्यान रखिएगा ना, वहां पर पंडित कृष्ण राव शंकर संगीत समारोह का आयोजन होता है। तो ये भी एक प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि ये समारोह जो है वो कहाँ आयोजित होता है, तो एक हेल्दी क्वेश्चन हो सकता है। अगला नाम किशोर कुमार। किशोर कुमार, देखो पहला तो किशोर कुमार में इस क्लास में सबको मालूम है कि किशोर कुमार कितनी बड़ी हस्ती थी। प्रश्न क्या आएगा कि उनका वास्तविक नाम क्या था। देखो जितनी फिल्म से जुड़ी हुई मध्य प्रदेश की हस्ती है, ये एक आप अपने दिमाग में सेट कर दो, उनके कहीं ना कहीं अगर कहा जाए कि जो वास्तविक नाम है वो आपसे जो है वो पूछेगा। जितनी पुराने और नए जो फिल्म से जुड़े हुए जो है अगर कहा जाए उन हस्तियों पे ये पूछा जा सकता है। तो 3 भाई थे किशोर कुमार, जिसमें से उनके बड़े भाई जो है वो अशोक कुमार, तो फिल्मों में उस समय जो है वो दादा मुनि के नाम से जाने जाते, तो एक बहुत बड़ा जो है वो नाम थे। और आभास कुमार जो है वो अगर कहा जाए गांगुली उनका वास्तविक नाम था, जन्म खंडवा में हुआ। फिर फिल्मों में आ गए
एक्टर की भी भूमिका में रहे और अगर कहा जाए कि सिंगर की भूमिका में भी रहे, तो सिंगर की भूमिका में उनको 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार ने उनको 1985 में लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किया। और फिर उनके निधन के बाद मध्य प्रदेश सरकार को ये लगा कहीं ना कहीं कि अब इस दिशा में काम करना चाहिए, तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान तो मध्य प्रदेश में आपको मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, और खंडवा में उनका एक स्मारक है, किशोर कुमार स्मारक। ठीक है, ये भी एक याद रखिएगा। हालांकि उनका निधन मुंबई में हुआ, किशोर कुमार का निधन यहाँ नहीं हुआ खंडवा में, स्मारक जरूर खंडवा में है, तो ये आप याद रखिएगा कभी आ जाए। इसमें जो मैं बात बता रहा हूँ वो समझिएगा। मध्य प्रदेश की जितने फिल्म से जुड़ी पर्सनालिटी हैं, इसमें आपको ज्यादा चीजें याद नहीं करना, केवल 3 चीजें याद करना है। नंबर 1, उनका वास्तविक नाम। जैसे अगर कहा जाए जॉनी वॉकर, अब जॉनी वॉकर फिल्मों में एक बहुत बड़ा जो नाम था, उनका जन्म इंदौर में हुआ, एक याद रखना है। और उनका वास्तविक नाम बदरुद्दीन जो है वो जमालुद्दीन काजी था। तो जैसे जॉनी वॉकर का नाम हो गया बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी, कहाँ से थे? इंदौर से थे। ये एक अपने आप में कंप्लीट पूरा क्वेश्चन हो गया। कौन सी फिल्में करी, कितने अवार्ड मिले, ये क्वेश्चंस की जगह नहीं है। मतलब इस तरह के प्रश्नों को जगह जो है वो नहीं दी जाती। ठीक है। जैसे अगर कहा जाए जया भादुड़ी या जया बच्चन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो जया बच्चन है उनका जन्म कहाँ हुआ था? जबलपुर में। बाद में फैमिली कहाँ आ गई? भोपाल में आ गई। तो उनका 2 शहरों से जो है वो नाता मान सकते हो, एक जबलपुर से मान सकते हो, एक भोपाल से। तो दोनों नाम आपको जो है वो कॉपी के अंदर जो है वो लिखना पड़ेंगे कि हाँ साहब ये 2 जो है वो चीजों से जो है वो जुड़े हुए। तो ऐसे जितनी भी हस्ती हैं, आप बड़े बड़े जैसे आशुतोष राणा हैं, अर्जुन रामपाल हैं, ममता शर्मा है ना, सलीम खान है, सलीम जावेद वाले। ठीक है, अगर कहा जाए सलमान खान के फैमिली, इन सब के बारे में किस जगह से हैं, वास्तविक नाम क्या था, इतना अगर आप कर लोगे तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पर मैं तो धीरे धीरे आपको करा ही दूंगा, जितने मुझसे जो बनेंगे वो तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। तो इतना अपने को किशोर कुमार के बारे में पता होना चाहिए। अगला बहुत बड़ा नाम विष्णु श्रीधर वाकड़कर, अगर मध्य प्रदेश के अंदर आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिस्ट में अगर कोई सबसे बड़ा नाम है, इंडिया में भी बहुत बड़ा नाम था, तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर का। नीमच में उनका जन्म हुआ 1919 में, तो 100 साल हो चुके हैं उनके जन्म को। तो ये भी एक प्रश्न है कंप्लीट अगर कहा जाए करंट से। एक पुरातत्वविद के रूप में उनको जो है वो पहचान मिलना शुरू हुई, और उस पहचान के तहत ही 1957 में उन्होंने भीमबेटका नामक जो विश्व धरोहर स्थल है, 1957 में जो है वो अगर कहा जाए भीमबेटका जो है वो विश्व धरोहर जो है वो स्थल नहीं बना। 1957 में उन्होंने क्या करा, उसकी खोज करी। तो उन्होंने उसकी खोज करी। फिर उसके बाद इंदौर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर आपको मालूम होगा मालवा कल्चर, एग्जैक्टली ताम्रपाषाण कालीन स्थल था मालवा कल्चर। बहुत सारे जो है वो कॉपर से जुड़े हुए आपको जो है वो वहां पर साक्ष्य जो है वो मिले। ठीक है, जैसे कायथा, नागदा, विदिशा, एरण, इनाम गांव, दायमाबाद, महेश्वर, नवदा टोली, ये सब जगहें जो थी वो क्या थी, आपके मालवा संस्कृति का हिस्सा थी, जो कि ताम्रपाषाण कालीन। तो उस मालवा संस्कृति में मध्य प्रदेश में ज्यादा नहीं, 2 सबसे प्रसिद्ध स्थल थे। 2, पहला जो प्रसिद्ध स्थल था वो आपका था कायथा, ये उज्जैन के पास पड़ता है। कायथा तो ऐसे भी मालूम होगा, 12 मीर की जो है जन्मभूमि। इस कायथा का जो उत्खनन है, वहां पर जो एक्सक्यूएशन था या खुदाई जो थी, वो कराई थी किसने? विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। ये कभी कोई पूछे तो ये ऐसे भी आपको इस साइट के बारे में जो है वो पता होना चाहिए, या एग्जाम में कुछ इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो पूछा जा भी सकता है। ठीक है, फिर उनके सम्मान में मध्य प्रदेश शासन जो है वो विष्णु श्रीधर वाकड़कर राष्ट्रीय सम्मान भी देता है। तो पुरातत्व और कला से जो है वो उस क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको ये सम्मान जो है वो दिया जाता है। तो ये एक क्वेश्चन अपने पास जो है वो हेल्दी हो सकता है, या इससे लिंक करा हुआ कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या आएगा वो देखने वाली बात है, बाकी तो कर रहे हैं तो मतलब प्रश्न तो बेसिक है कि पूछे जाएंगे इससे संबंधित कुछ ना कुछ। अगले पर आ जाते हैं। अगला नाम जो है वो मध्य प्रदेश का है शंकर दयाल शर्मा। एक बहुत बड़ा नाम है मध्य प्रदेश में, क्योंकि देखो भारत में अगर संवैधानिक पदों की बात करें तो सर्वोच्च पद ही जो है वो अगर कहा जाए राष्ट्रपति का होता है।
1918 में भोपाल में ये भी 100 ईयर कंप्लीट हो गए इनका जन्म हुआ भोपाल में। फिर स्थानीय राजनीति में उनका एक बड़ा नाम था। देश की स्वतंत्रता के बाद जब भोपाल एक स्टेट के रूप में अस्तित्व में आया, यानी यहाँ से जब भोपाल प्रिंसली स्टेट का अंत हुआ, या अगर कहा जाए कि यहाँ पर शासन व्यवस्था में बदलाव हुआ, तो वो भोपाल जो राज्य था उसके जो है वो पहले मुख्यमंत्री बन गए। और फिर उसके बाद जो है वो जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो कई पदों पर वो रहे, शिक्षा मंत्री, राजस्व मंत्री, ऐसे और भी पद तक वो रहे। लेकिन केंद्र की राजनीति में वो बहुत जल्दी एंटर हो गए, मतलब उनको मध्य प्रदेश की जो है वो राजनीति से ज्यादा जो है वो अगर कहा जाए केंद्र की राजनीति में पहचान मिली। केंद्र की राजनीति में राज्यपाल के रूप में उनको ज्यादा पहचान मिली। राज्यपाल में जैसे आपको यहाँ लिखा भी है, मैंने दिख रहा होगा कि पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में वो राज्यपाल के पद पर रहे। बड़ी बात होती है कि 3-3 राज्यों में राज्यपाल के पद के ऊपर रहना। यहाँ पर चंडीगढ़ में वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे, तो मालूम होगा यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर दो पोस्ट होती हैं, या तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद होगा जैसे दिल्ली, या एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक का पद होगा जैसे लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है यहाँ, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। फिर उनको मौका मिला राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का। तो अभी आपने देखा होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की दौड़ में दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वो भी थे। हालांकि भी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा कि वो शायद उस दौड़ से बाहर हो गए यहाँ पर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पे रहे, यानी ये तो साफ है कि मध्य प्रदेश से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर पहुंचने वाले वो एकमात्र व्यक्ति है। ये मतलब प्रश्न तो बनेगा नहीं, लेकिन बन भी सकता है यहाँ पर। और अभी अगर दिग्विजय सिंह जी अगर फिर से आ जाते हैं रेस में और जीत जाते हैं तो दूसरे हो जाएंगे वो। फिर 1987 में वो भारत के 8वें उपराष्ट्रपति बने और 1992 तक वो जो है वो इस उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। और 92 से 97 तक वो भारत के 9वें राष्ट्रपति जो है वो निर्वाचित हुए और 9वें राष्ट्रपति रहे। ये वही समय था 1992 से 97 का जिस समय भारत ने आर्थिक सुधार को अपनाया। पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, मनमोहन सिंह देश के जो है अगर कहा जाए वित्त मंत्री थे, और शंकर दयाल शर्मा जो है वो भारत के राष्ट्रपति थे। तो एक बहुत बड़ा नाम जो है वो कहा जा सकता है उनको, मैं समझता हूँ। तो इस तरह से आज जो पर्सनालिटीज पे मैंने बात करी, ये लगभग 16 पर्सनालिटी मैंने ली, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 16 थी, ये कम से कम 20 से 30 पर्सनालिटी, 40 तो कराई दी होंगे मैंने, मुझे मोटा मोटा लगता है। तो जो मैंने नाम बोले ना वो आप क्या करोगे, देखो जैसे जैसे मैंने क्या बताया इसको अब जाते जाते आप समझ लीजिए। अगर मैंने एक चित्रकार बोला तो आपको क्या करना है, एक देखो छोटे छोटे से नोट्स आप बनाओ अपने, तो आपका जो है वो एग्जाम में आपको उलझने पैदा नहीं होंगी। क्या होगा, क्लैश नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस के ये इस फील्ड से या उस फील्ड से। तो इसी तरह से अभी मैं उम्मीद तो मुझे है कि ऐसे 3 सेक्शन और बनाऊंगा और उन 3 सेक्शन में मैं, मेरा उद्देश्य है कि 100 मध्य प्रदेश की जानी मानी हस्तियां मुझे कवर करना है। इसमें एक जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो हिस्टोरिकल होगा, मतलब प्राचीन काल से जो है वो मध्यकाल तक के जो शासक रहे उनके ऊपर, और बाकी 3 जो है वो अगर वर्तमान में फिल्म, राजनीति, खेल आदि के क्षेत्रों से जुड़े हुए। तो पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए जो है वो चीजें बेहतर होंगी। बहुत शुभकामनाएं आपको। आपके कमेंट्स बहुत पॉजिटिव आते हैं, लाइक जरूर कीजिए और कोशिश करिए अगर अपने फ्रेंड्स को या मित्रों को अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर करिए। वो भी हमारे लिए एक अगर कहा जाए अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि फॉलोअर्स बढ़ते हैं और अच्छे कमेंट्स आते हैं तो एक कहीं ना कहीं सकारात्मकता आती है कि हमारा प्रयास सही दिशा में हो रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। खुश रहिए और लगातार प्रयास करिए। मेरी जहां आवश्यकता है मुझे व्हाट्सएप पे, सॉरी यूट्यूब के ऊपर ही आप मैसेज करिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। चलिए, धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत।